Let's start with the next lecture of GOC or another session of GOC. लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, दैट इज कार्बोकटायन, कार्बन आयन, free radicals and all, right? So we had seen how to compare the stability intermediates, है ना? Now this is another question जहाँ पे आप देख सकते हो कि you are having negative charge on the carbon, so this is an ion which is carbon ion, and then here in this question you have a negative charge on nitrogen. ठीक है? So out of these two, which one is more electronegative, which is more stable? मैंने क्या बोला है कि आपको स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी होती है। सबसे पहले तो आप चेक करो न्यूट्रल है, स्पीशीज या चार्ज्ड है। सो वी कैन सी दैट आउट ऑफ दीज टू दोनों ही चार्ज्ड स्पीशीज है, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, देन उसके बाद देखो कि जो चार्ज है इज इट प्रेजेंट ऑन द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो वी कैन सी दैट इन दिस केस द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड हियर इट इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, नाउ negative charge is present on carbon and negative charge is present on nitrogen. तो in the previous lectures अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ पे अगर आप देखो राइट, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्लोराइड की थी। देन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन वाज मोस्ट स्टेबल, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, है ना? मतलब NH2 minus was more stable than carbon. This was when the elements were in the same period. ठीक है, now अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, so we can see that negative charge on carbon and negative charge on nitrogen. तो यहाँ पे हमें लग सकता है कि this compound or this molecule is more stable than this one, but actually यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे stability order अगर आप देखोगे, so this is more stable compared to this, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो दिस कार्बन इज लाइक, ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे बना होगा? आई मीन अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, सो दिस इज योर sp कार्बन। ठीक है, ये क्या है आपका sp कार्बन है। ठीक है, एंड sp कार्बन जो है, मैंने आप लोगों को, आई डोंट नो वेदर इट इज बीइंग टोल्ड और नॉट, एक चीज याद रखना नोट करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज that sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन is greater than electronegativity of sp3 nitrogen. Electronegativity of sp carbon is greater than electronegativity of sp3 nitrogen. ठीक है, this is very important which you have to remember. ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, sp कार्बन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर भी होगा नाइट्रोजन के पास, सो दिस इज योर sp3 नाइट्रोजन। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज व्हाट, मोर स्टेबल। अभी यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बन का न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड मोर अट्रैक्शन मींस more stability. So the negative charge present on this carbon is what, it is more stabilized compared to the negative charge which is present on this nitrogen. Therefore ये क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं इसको, that this is the negative charge on more electronegative atom, right? Negative charge on more electronegative atom, therefore more attraction with the nucleus and more stability, so therefore this is more stable. यहाँ पे क्या था, negative charge on less electronegative atom, negative charge on less electronegative atom, therefore this is less stable. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, where you are comparing the sp carbon with that of the sp3 nitrogen and therefore this is more stable.
ठीक है, इसीलिए आप लोग आगे चल के देखोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो एसिटाइलिन जो होता है दैट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, दैट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया. विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन. Okay, is that clear? Moving on to the next question. Now I gave you this question where you had to where you have to compare the stability of the carbocations, right? So what's the order? What's the order for this? No answers. Hmm? Okay, let me see. A greater than B greater than C, C greater than B greater than A. Okay. So ideally class यहाँ पे actually आप लोग ऐसा करो, make this question like this, because अगर बीच में I have made this thing ना, तो वो बेंजीन हो गया, एंड बेंजीन से कॉन्सेप्ट में कुछ और भी चीजें आ जाएंगी. सो आई एम चेंजिंग दैट. वो वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम रेजोनेंस करने के बाद करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो, let's suppose this is the question which is given, right, and we have to compare what we have to compare the stability. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो कि कटायन जो है चार्ज वो प्रेजेंट है सेम टाइप ऑफ एटम्स पे. सभी केसेस में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन. ठीक है, प्रेजेंट ऑन कार्बन. यस, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. वी कैन डू व्हाट, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे हमने ले लिया ये. ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है, नाउ सबसे पहले तो आप देखिए कि तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चार्ज्ड स्पीशीज हैं, एंड in all the three cases the positive charge is present on the same type of atom, that is carbon carbon carbon. ठीक है ना. उसके बाद अगर आप देखो तो दिस इज अ टर्शरी कार्बन ना, ये टर्शरी कार्बन हो गया. एंड इसमें हम क्या ले लें, इसमें एक और रिंग ले लेते हैं. वी कैन टेक वन मोर रिंग इन दिस केस. सो दिस इज योर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन दो साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन, है ना. दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन. ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया, ये टर्शरी कार्बोकेटायन हो गया. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्राइमरी, एक तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन. ओके, एंड नाउ व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है दिस इज sp2 ना, दिस कार्बन इज sp2, बट ये वाला कार्बन sp3 है. सो ऑब्वियसली दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली विड्रॉ करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. दैट मींस दिस इज द प्लस आई शोइंग ग्रुप. ठीक, तो प्लस आई वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो कटायन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. बट इफ यू मूव ऑन टू दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस आई शो करेगा और ये प्लस आई शो करेगा. दैट मीन्स ये भी कटायन को स्टेबलाइज करेगा, बट ए विल स्टेबलाइज मोर. Similarly, in this case, you have only one group which is showing plus I effect. So as a result, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि maximum plus I आपका इसमें है. ठीक है, maximum plus I आपका इसमें है. Therefore, this is the most stable cation. So this is most stable carbocation, right? इसमें क्या है आपका least plus I effect. This is your least stable carbocation. So the order, stability order क्या हो जाएगा, which is most stable, A, then B, then C. Is that clear? ठीक है,
how to find out hybridization, how it is sp2 sp3, that I already said that you have to revise the concepts of bonding, chemical bonding. Number of sigma bonds calculate करो, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 and there is one hydrogen, so it is sp3. Okay, now next application of inductive effect is your, अभी ये देखो यहाँ पे जो हमने अनायंस और कटायंस की जो स्टेबिलिटी को कंपेयर किया है ना, हमने कटायंस और अनायंस की जो स्टेबिलिटी को कंपेयर किया, उसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस सी another application of inductive effect, that is your acidic and basic strength. Acidic and basic strength. Okay. Now देखो, सबसे पहली चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले एसिड और बेस को समझ लें कि एसिड और बेस क्या होते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जहाँ पे आपका कंपैरिजन करना होगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, लाइक दैट. ठीक है, सो देखो, actually you will be studying different definitions for the acids and bases. Like acids और bases को explain करने के लिए कई सारी theories given है. For example, Arrhenius theory. ठीक है, Arrhenius theory. Second theory is your Bronsted and Lowry concept of explaining the acidic and basic behavior of the molecules. Then you have Lewis acid and Lewis bases. तो आप कई सारी theories पढ़ोगे, but अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ, like for the application in case of your organic chemistry, जो definition मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, उसी definition से हमारे questions जो हैं वो solve होंगे in case of organic, right? तो basically we have to describe what कि acids होते क्या, ठीक है ना. तो let us suppose I am taking any species which is HA, ठीक है, and then this is your acid. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, this molecule is dissociating and this is liberating H plus ions and anion. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसिड को क्या बोला है कि एसिड जो है वो होता है आपका प्रोटॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट एसिड इज व्हाट, एसिड होता है यहाँ पे क्या, दिस इज योर प्रोटॉन डोनर. एसिड इज व्हाट, प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ठीक है, इसको इस तरह से क्यों बोला, बिकॉज अगर आप इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एनी स्पीशीज, लाइक फॉर एग्जांपल HCl ले लिया, HBr ले लिया, ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम एसिड बोल रहे हैं. ठीक है, नाउ इट इज समथिंग लाइक, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ऐसी स्पीशीज जो कि डिसोसिएट करके प्रोटॉन रिलीज कर रही है. सो बेसिकली ऐसी स्पीशीज जो हमें क्या दे रही है, H प्लस दे रही है. तो यहाँ पे मतलब बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है. बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, हेट्रोलिटिकली. एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो स्पीशीज है वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. सो ऐसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे, ठीक है, जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम एसिड्स बोलेंगे. विल बी कॉलिंग इट टू बी एज व्हाट, एसिड्स. ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि एसिड जो है वो जब आपका प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा, सो देयर विल बी अ स्पीशीज फॉर्म्ड, अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट. ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस. ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया. ठीक है,
अगर आप इसी रिएक्शन को इस तरह से देखो, कैसे देखो, देखो एक और चीज होती है क्लास, आई हैव टेकन ओनली, यहाँ पे एसिड लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना आपके, वो मोस्टली वीक एसिड्स होते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन ले रखा है, दैट स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, राइट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। बट होता क्या है कि कोई भी एसिड जो होता है वो हवा में प्रोटॉन को थोड़ी ना रिलीज कर देगा, वो प्रोटॉन को रिलीज तब करेगा जब सामने कोई ऐसी स्पीशीज आएगी जिसको प्रोटॉन चाहिए, तभी ये अपने प्रोटॉन को निकालेगा, बाहर करेगा, H+ रिलीज करेगा। सो एक्चुअली देयर हैज टू बी एन एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें एक स्पीशीज जो है वो एसिड बनेगी और H+ देगी, दूसरी स्पीशीज जो है वो बेस बनेगी, राइट, एंड वो प्रोटॉन लेगी। सो दैट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज योर like this, so this is the reaction। यहाँ पे ये जो स्पीशीज है, अभी देखना क्या होगा इस रिएक्शन में, दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, और ये कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्पीशीज है HA, इसने क्या किया है, इसने H+ निकाला है और खुद को A- में कन्वर्ट किया है। सो दैट मीन्स इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। सो दिस इज योर प्रोटॉन डोनर, दिस इज योर प्रोटॉन डोनर, therefore this is acting as what, this is your acid। ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो स्पीशीज थी, इसने क्या किया है, इसने H+ को लिया है, इसके पास लोन पेयर था और इसने H+ को ले लिया, एक्सेप्ट किया और खुद को किसमें कन्वर्ट कर दिया, खुद को इस स्पीशीज में कन्वर्ट किया। सो वो स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है या अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या लोन पेयर को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं बेस। सो दिस इज योर प्रोटॉन डोनर, ये हो गया आपका प्रोटॉन डोनर, या हम क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। सो दिस इज योर बेस, ये हो गया बेस, ठीक है, ठीक। सो देखो सामने हो गया एसिड बेस का रिएक्शन। एसिड ने प्रोटॉन तब रिलीज किया जब सामने किसी स्पीशीज ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नाउ मैंने ये चीज उल्टी लिख दी है, राइट, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है, इट हैज टू बी प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड लोन पेयर डोनर, है ना, आई हैव रिटन दिस ऑपोजिट, इसको सही कर लेते हैं। दिस इज योर, इसने क्या किया, इस स्पीशीज ने H+ को एक्सेप्ट किया, देयरफॉर दिस इज योर प्रोटॉन एक्सेप्टर, दिस इज योर प्रोटॉन एक्सेप्टर, या इसने अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट किया है। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा ना, जब NH2 नाइट अमोनिया, सॉरी NH3 अमोनिया H+ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये अपने लोन पेयर इसको दे देता है, आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हो बना के, एंड देन जब इस कोऑर्डिनेट को आप चेंज करते हो किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में, तो आप इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस दिखाते हो। सो दैट मीन्स अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर रहा है। सो यहाँ पे अमोनिया भी एक तरह का बेस हो गया। सो ये चीज मैं आपको आगे भी एग्जांपल्स में अमोनिया के एग्जांपल्स लूंगी बेस में। सो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ऐसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, राइट, और लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर, ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो मैंने यही चीज बोली कि हमेशा एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगी, देयर इज एन इक्विलिब्रियम साइन, क्योंकि यूजुअली आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर एसिड्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्पीशीज जिसने अपने प्रोटॉन को H+ को बाहर निकाला, लूज किया, ठीक है, डोनेट किया, ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जो स्पीशीज जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया या लोन पेयर को डोनेट किया, उसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। एसिड्स जब H+ को लूज करती है, ठीक है, एसिड्स जब H+ को लूज करेगी तो वो क्या बना रहा है, खुद को अनायन में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये एसिड है, H+ बाहर निकालने के बाद जो बनने वाली स्पीशीज होती है इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना। सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस,
दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जब आप बेस को देखो, बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो बनने वाली स्पीशीज होती है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। इसको बोलेंगे क्या? दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। नाउ ये तो रिएक्शन जब हमने देखी है कैसे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस रिएक्शन को अगर आप कैसे देख रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो ना। इफ यू आर लुकिंग एट दिस रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसने H+ लूज किया है और इसने H+ एक्सेप्ट किया है। इस रिएक्शन को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें, ठीक है, इस तरह से, इस तरफ से अगर आप इस रिएक्शन फॉरवर्ड, इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर बैकवर्ड, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो तो A- क्या कर रहा है, H+ लेकर के HA में कन्वर्ट हो गया। और इसने क्या किया, इसने H+ को बाहर निकाल दिया, इसने H+ को बाहर निकाला एंड देन अपने आप को B में न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट कर लिया। सो दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर और ये क्या बन गया, प्रोटॉन डोनर। देयरफॉर अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हो तो ये है बेस, और इस बेस का क्या बनेगा, जो स्पीशीज H+ एक्सेप्ट करेगी वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्या देखो, आपने इस रिएक्शन को देखा, इसने H+ को डोनेट किया, राइट, इसने क्या किया, H+ को डोनेट किया। तो जो स्पीशीज H+ डोनेट करेगी वो एसिड बनेगी, और एसिड से बनने वाला स्पीशीज क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो गया, ये जो है इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस टू बी एज, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूं, ये अगर एसिड है तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, राइट। और अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अगर आप रिएक्शन को बैकवर्ड देख रहे हो, सो दिस इज बेस, तो बेस का क्या हो गया, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, दिस वन, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, राइट। और अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। देयरफॉर इस रिएक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, व्हाट वी आर राइटिंग, इसको भी मैंने कॉन्जुगेट एसिड लिख दिया और इसको भी कॉन्जुगेट बेस लिख दिया। ठीक है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई स्पीशीज जब भी प्रोटॉन डोनेट करेगी तो वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट बेस। और कोई स्पीशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था, इसने लोन पेयर दे दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे मैंने अभी आपको NH3 अमोनिया के साथ H+ लगा के क्या दिखाया था, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ था वो। ठीक है। ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, और व्हाट वी कैन से इज कि एसिड जो है एसिड से आप प्रोटॉन निकालो, H+ निकालो, यहाँ पे माइनस साइन मतलब H+ निकालो, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप हमेशा क्या करोगे, उससे प्रोटॉन निकालोगे, ठीक है। एंड बेस में आप क्या करोगे, प्रोटॉन ऐड करोगे। कोई भी स्पीशीज जो H+ को एक्सेप्ट करेगी तो उसके बाद जो बनने वाली स्पीशीज होगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड होगी। ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट डिड आई से, यहाँ पे मैंने एसिड बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। एप्लीकेशन देखना है इंडक्टिव इफेक्ट का। अभी आप इस रिएक्शन को देखिए, लेट अस सपोज हमें एसिड्स को कंपेयर करना है। एसिड मैंने बोला कि वो स्पीशीज होती है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगी, ठीक है।
तो वो स्पीशीज जो कि H+ को रिलीज कर रही है, ठीक है ना, वो रिलीज कब करेगी? सामने जो बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, ये देखो सामने जो है वो, सिंस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ड्रिवन होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन होगी, तब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा H+ बनेगा, है ना। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन होगी तब ज्यादा से ज्यादा H+ बनेगा। ज्यादा से ज्यादा H+ का मतलब एसिड जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा H+ या बहुत रेडिली H+ को लूज करिए, दैट मीन्स वो क्या होगी? वो हाईली एसिडिक स्पीशीज होगी, दैट विल बी हाईली एसिडिक स्पीशीज। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे H+ आयंस उतने ज्यादा बन रहे हैं, देयरफॉर वो मॉलिक्यूल उतना अच्छा एसिड है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड करेगी? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड करेगी? देखो HA जो है, दिस स्पीशीज HA, वो बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहा है और खुद को कन्वर्ट कर रहा है H+ एंड A- में, ठीक है। बॉन्ड कैसे डिसोसिएट हो रहा है? हेट्रोलिटिकली हो रहा है। तो ये स्पीशीज H+ को तब निकालना चाहेगी जब बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो काफी स्टेबल हो। आई मीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, अनायन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये कॉन्जुगेट बेस अनायन, HA क्या करेगा? H+ को फटाफट रिलीज करेगा या डोनेट करेगा या बॉन्ड डिसोसिएट होगा। दैट मीन्स हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जितना स्टेबल होगा ये कॉन्जुगेट बेस, HA उतना रेडिली डिसोसिएट करके H+ और A- बनाएगा। Therefore, greater the stability of this conjugate base, more will be the acidic strength of the acid. एंड हमको पता है कि कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अनायन है, ठीक है। सो दैट मीन्स अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज। So that means anion will be stabilized by electron withdrawing species or -I groups. So what we can say is कि conjugate base को stabilize करने के लिए जितने ज्यादा -I वाले ग्रुप्स होंगे, conjugate base उतना stable, और conjugate base जितना stable होगा ये मॉलिक्यूल उतना ज्यादा dissociate करेगा, H+ रिलीज करेगा, and higher will be the acidic strength. Is that clear, class? Is it clear? ठीक है। So what we can say is यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? Acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base. Acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base. ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, ये बहुत सारी चीजें आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में, सो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं पढ़ानी है। आई जस्ट टेल यू वन थिंग जिसका हमें सिर्फ यहाँ पे यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो होता है उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे ये जो है Ka, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस Ka को हम क्या बोलते हैं? दिस Ka इज योर एक्चुअली कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं pKa. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन Ka एंड pKa, K और pKa के बीच में एक रिलेशन होता है जो जिसका डेरिवेशन और सारी चीजें आप लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पर ड्राइव नहीं करना। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन pK एंड Ka which is pK is equal to minus log base 10 of Ka, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी आपके क्वेश्चंस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो Ka वैल्यू के भी टर्म्स में पूछेगा, ठीक है। सो जितना ज्यादा Ka होगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और आई कैन से दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka. जितना ज्यादा Ka होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। बट Ka एंड pKa जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर pKa, मतलब pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछेगा
in terms of arrange the following molecules in order of increasing pKa or increasing Ka, so that you should know कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद व्हाट, इन टर्म्स ऑफ K एंड pK. तो दैट मींस अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को K के टर्म्स में कंपेयर करना है तो व्हाट वी कैन से इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa, ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. और एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस है अनायन. और अनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? अनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? It is stabilized by electron withdrawing groups, that is minus I group. It is stabilized by electron withdrawing group or minus I group. Is it clear, class? ठीक है, ओके, ठीक है. As I said that आप लोग Ka, Pk को डिराइव करना सीखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, सो डोंट वरी अबाउट इट. यहाँ पे आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन यूज करना है और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. सो वी वोंट बी गोइंग इनटू डीप. ठीक है. सिमिलरली अगर आपको ये बेस जो है, बेस का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको पहले कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. राइट, विल मूव ऑन टू दैट विद बेसिक स्ट्रेंथ. तो अभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बनाइए एसिड का कॉन्जुगेट बेस और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए. जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा. ओके, मूविंग ऑन. सो मैंने बताया कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना है? प्रोटॉन को रिमूव करना है. बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है. आई मीन प्रोटॉन को क्या करना है? ये मॉलिक्यूल प्रोटॉन गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा. ठीक है ना. नाउ लेट अस कंपेयर. एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. लेट अस सी एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर we have to compare the acidic strength. And what we can see is हमारे पास जो options हैं वो क्या है? FCH2COH, ठीक है. Then we have chlorine CH2COOH. Then we have bromine COH, ठीक है. Then what we have is we have iodine CH2COH. आपको कंपेयर करना है. यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने हैं हमको. कंपेयर करना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है या के को कंपेयर करना है. ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हमें निकालना है. ठीक है, मैंने क्या बोला? एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है? पहले आप बनाओ कॉन्जुगेट बेस. पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस. उसके बाद क्या कंपेयर करो? स्टेबिलिटी कंपेयर करो कॉन्जुगेट बेस की. जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. सो अगर मैं फटाफट से यहाँ पे देखूं, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोटॉन को रिमूव करना है. तो आप यहाँ से H+ निकालोगे. क्या निकालोगे? H+. दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी FCH2COO- प्लस यहाँ पे H+. ये तो मैं लिख रही हूँ ना, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती. व्हेन यू आर आई मीन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ऑब्वियसली दिस इज लाइक वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव टू राइट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेथड्स. तो ये H+ निकाल दिया, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस. ये बना दिया मैंने कॉन्जुगेट बेस. इसके जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? ClCH2COO- और यहाँ से निकाल दिया मैंने प्रोटॉन.
सिमिलरली इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज BrCH2COO माइनस, यहां से निकल गया प्रोटॉन, यहां से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज ICH2COO माइनस एंड H प्लस. एंड क्लास वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोगों को अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है दैट हाउ इज दैट मैंने यहाँ पे CO माइनस लिखा है बाकी में CO माइनस, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इस वजह से जानबूझ के लिखा है दैट यू शुड आल्सो बी क्लियर कि दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CO माइनस व्हिच आई हैव रिटन लाइक दिस. सब में से एक ही बात है, यहाँ पे एक्सपैंड नहीं किया है बस स्ट्रक्चर को. ठीक है, सो ये सारे स्पीशीज, ये है कॉन्जुगेट बेस और सामने वाली स्पीशीज है एसिड. आपको एक्चुअली इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, बट कंपेयर करने के लिए आपको क्या मैंने बोला है, आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है. सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये सारे कॉन्जुगेट बेसिस हैं. अभी आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. सो इन ईच ऑफ दीज केसेस आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस पे प्रेजेंट है, राइट. दिस इज CO माइनस CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस CH2. यहां तक जो आपका ग्रुप्स है वो कॉमन है. ठीक है, ये अनायन है सब में, यहां तक के ग्रुप्स कॉमन है. व्हाट इज अनकॉमन, FCl Br एंड I. सो दैट मीन्स अगर अब यहाँ पे बोले फ्लोरीन जो है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा क्लास, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I. क्या लगाएगा, -I लगाएगा. O पे माइनस, तो ये तो हमेशा +I लगाता है ना, बट उससे मतलब नहीं है, हमें कंपैरिजन किससे करना है, जो भी अनकॉमन चीज है यहाँ पे, जो अलग है, जो यहाँ पे इंडक्टिव लगा रहा है, राइट. फ्लोरीन क्या लगा रहा है, -I. क्लोरीन भी क्या लगाएगा, -I. ब्रोमीन भी क्या लगाएगा, -I. आयोडीन भी क्या लगाएगा, -I. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट -I किसका होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट -I किसका होगा, फ्लोरीन का. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा कौन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, फ्लोरीन. चार्ज का डिस्पर्जन मैक्सिमम हो रहा है. ठीक है, सो मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड अनायन विल बी द फर्स्ट वन. तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, दिस इज द मोस्ट स्टेबल अनायन, स्टेबल हो गया. सो दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. सिंस इसका -I सबसे कम है, देयरफॉर इसके चार्ज का डिस्पर्जन सबसे कम हुआ, नेगेटिव चार्ज सबसे कम डिस्पर्स हुआ, राइट. सो दैट मीन्स ये सबसे कम स्टेबल है. सो दिस इज योर लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. मैंने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी. जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ. सो सिंस दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस which is going to be the most acidic among all these molecules, so this is going to be your most acidic molecule. और ये क्या होगा, least acidic होगा, right. so what's the answer for the acidic strength, acidic strength को मैंने K के टर्म्स में बोला था. सबसे ज्यादा acidic strength या K वैल्यू किसकी होगी, A की, then B, then C, then D. is that clear? Is that clear? Right, so this is how we have to check. Why do we need to check according to the size? साइज वाला केस मैंने कब बताया था, जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स पे एंड दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एलिमेंट पे प्रेजेंट है, बार बार मैं हर एक स्टेप को रिपीट कर रही हूँ. आई एम सेइंग दैट नेगेटिव इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट, right. so this is how we have compared the acidic strength. ठीक है, let's see. another example, फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखिए. I'm having some certain molecules which is CH3COH, then I have CH2. बहुत इजी है, आपको जो बताया है सेम प्रोसीजर फॉलो करिए. then you have CH2Cl CH2 then COH. ठीक है, so you have to compare the acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए क्या करो, H+ निकालो, अनायन बनाओ, H+ निकालो, अनायन बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करो, राइट. सो इफ आई डू दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने यहाँ से H+ निकाल दिया, मैं बना नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग. H+ यहाँ से निकाला तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, यहाँ से H+ निकाला तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस,
यहाँ से H प्लस निकाला तो ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस, सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये बन गया O माइनस वाला, यहाँ तक वाला ग्रुप कॉन्जुगेट बेस होगा, यहाँ तक वाला H प्लस निकालने के बाद। ठीक है क्लास, वो मैं सारा कुछ वापस से लिख नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग इट हियर इटसेल्फ। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, राइट। सो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले देखो, ऑक्सीजन के ऊपर CO माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर CO माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर CO माइनस, राइट। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो CO माइनस है इट इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, यहाँ पे भी इट इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, यहाँ पे भी इट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, बट देयर इज वन ग्रुप विच इज Cl इन दिस केस, और यहाँ पे भी Cl है। आप यहाँ पे देखिए Cl जो होता है क्लोरीन, हैलोजेंस, हैलोजेंस का कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पे भी क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। यहाँ पे कोई हैलोजन नहीं है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू CH3, तो CH3 क्या लगाएगा, CH3 लगाएगा प्लस आई। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप बताइए अनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई वाला ग्रुप या प्लस आई वाला ग्रुप, अनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई, राइट। सो यहाँ पे माइनस आई जो है क्लोरीन का, और यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है क्लोरीन का, बट आउट ऑफ दीज टू ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कहाँ पे लगेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कहाँ पे लगेगा, बी में लगेगा, क्योंकि बी में क्लोरीन जो है वो पास में है, एंड वी नो दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। डिस्टेंस डिपेंडेंट, वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन से दैट, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि माइनस आई ऑफ क्लोरीन, माइनस आई ऑफ क्लोरीन इन बी इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई ऑफ क्लोरीन इन सी, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज क्लोजर, और यहाँ पे क्या है, इट इज फादर, दूर है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, बट यहाँ पे ए में क्या लग रहा है, ए में तो प्लस आई लग रहा है, प्लस आई अनायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीस्ट स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी, सो दिस इज मैक्सिमम स्टेबल। सो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। सो विच इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अभी देख लें, के क्या इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, so the order for acidic strength will be B most acidic, then C, then A, B, C, A. Is that clear? ठीक है class? ठीक है ना? Okay. Next is, let's suppose if you have a molecule A, then what do you have? You have molecule B, then you have molecule C, okay, and then simply CH3OH, D. So we have to compare the acidic strength for these molecules. हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बना दिया अगर मैंने सबका, तो H प्लस निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना दिया, so this is the conjugate base. Right, in each of these cases we can see that negative charge is present on oxygen, 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 oxygen. जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल CH2CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 और ये हो गया CH, यहाँ पे CH3, राइट। सो नाउ वी कैन से दैट ये जो CH3 है ये क्या लगाएगा, प्लस आई, यहाँ पे इथाइल है, 2 कार्बन्स है, 2 कार्बन्स क्या लगाएंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 कार्बन्स हैं जो कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आई थोड़ा सा, यहाँ पे इससे ज्यादा, यहाँ पे और भी ज्यादा,
और यहाँ पे प्लस आई क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो अनायंस को प्लस आई स्टेबलाइज करते हैं या डिस्टेबलाइज करते हैं? अनायंस को प्लस आई स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अनायंस को प्लस आई डिस्टेबलाइज करेंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगा इस अनायन का, राइट। सो आउट ऑफ दीज 4 अनायंस और कॉन्जुगेट बेसेस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस हैं। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया। सो दिस इज मोस्ट stable conjugate base. When I'm writing CV, that means conjugate base. And this is your least stable conjugate base. जितना ज्यादा stable होगा conjugate base है ना, reaction क्या होती है, उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये उतना जल्दी H प्लस लूज करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस में। जितना जल्दी H प्लस लूज करेगा, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स विच इज द मोस्ट एसिडिक वन, ये हो गया मोस्ट एसिडिक, और ये हो गया आपका लीस्ट एसिडिक, राइट। सो दिस इज लीस्ट एसिडिक. So what's the order for the acidic strength? D is most acidic, then C, then B, and then A. Is that clear? Is it clear to everyone? ठीक है. Okay. Okay. Moving ahead. Now, compare the acidic strength. फटाफट से जल्दी से बताइए आप लोग. For HF, HCl, HCl तो आप लोगों ने सुना है ना, HCl. आप सबको पता है कि HCl जो होता है ये काफी अच्छा एसिड है, राइट. नाउ माय क्वेश्चन इज कि HCl तो एसिड होता है, HF, HBr, HI भी एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं. Now out of all these molecules, which one is the most acidic? सबसे strong acid कौन होगा? Let's see इसमें से कौन सही जवाब देता है मुझे. ओके ओके, बहुत लोगों ने सही भी दिया, बहुत लोगों ने गलत दिया. ओके, many people are of the opinion that HF is the strongest acid. बहुत लोग बोल रहे हैं कि HF है strongest acid. ओके, मैंने बोला conclusion पे जो तुम लोग आ रहे हो, before that did you all try to find out the stability of the conjugate base? कुछ तो अपने मन से ही हवा में बोल रहे हैं HCl is the strongest, क्योंकि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि HCl एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, हमें और इससे कुछ मतलब नहीं है, सुना हुआ है तो वो चीज इसलिए हम अपनी जनरल नॉलेज लगा रहे हैं, ठीक है. सो लेट अस सी फर्स्ट. यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबका कॉन्जुगेट बेस बना दूं ईच ऑफ दीज केसेस, है ना, तो क्या बनेगा, H प्लस बाहर निकाल दिया, इसका कॉन्जुगेट बनेगा F माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Br माइनस, दिस इज I माइनस. नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट है, different elements, and this is the case, this is something very very important case जिसको मैंने नोट करवा के लिखवाया था, that when the negative charge is present on different elements and the elements belong to the what, same group, then in that case हम decision किसके according लेंगे, size के according decision लेंगे. so यहाँ पे negative charge जो है वो डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट्स पे प्रेजेंट है. I माइनस जो है इसकी साइज सबसे बड़ी है तो मैक्सिमम डिस्पर्जन होगा चार्ज का. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, दिस इज द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. अब इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, which is the strongest acid, HI is the strongest acid and HF is the weakest acid out of all these hydrogen halides. So HI सबसे strong, then HBr, and then HCl, and then HF.
सो आउट ऑफ दीज हाइड्रोजन हलाइड्स HF जो है वो वीकेस्ट एसिड है. सो आप ये देख सकते हो कि HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HBr और HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HI. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. यस, लॉट ऑफ पीपल दे वर लाइक कि उनका आंसर सही था. इनफैक्ट जब लैब्स में जो लोग केमिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, लैब्स में काम करते हैं, सो देर आर सर्टन रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है ना, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है. तो यूजुअली इस तरह के रिएक्शंस को लेबोरेटरी के अंदर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज लेवल, लेबोरेटरी के अंदर नहीं कराते, ओपन स्पेस में या टेरेस में, क्योंकि ब्रोमीन गैस अगर आप इनहेल कर रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में, एंड इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर, ठीक है, आप इनहेल कर रहे हो, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, सो ब्रोमीन गैस कैन बी कन्वर्टेड टू HBr, एंड HBr एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, सो इट में कोरोड योर स्किन एज वेल. तो वो क्या होता है, देयरफॉर वहां पे बहुत प्रिकॉशंस लेके वो करते हैं. तो आप याद रखिए कि HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HBr और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HI. आज अब ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, that HI is the strongest acid among all the hydrogen halides. A very important reaction. Question, not reaction, question. ठीक है, next question, let us see how we can compare the acidic strength. अब यहाँ पे आइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, मैंने लास्ट में जो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन का क्वेश्चन दिया था, वहां पे एक चीज बोली थी, अभी इसी का एप्लीकेशन करना है. नाउ यू हैव एसिटाइलिन, दिस इज योर इथाइन, और ये मतलब एल्काइन है ना, और ये हो गया अमोनिया. आपको इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ. सो करना क्या पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बना देंगे दोनों के. सो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये क्या देगा हमें, NH2 माइनस, H प्लस निकालोगे तो NH2 माइनस. ठीक है, नाउ व्हिच इज मोर एसिडिक, कौन बताएगा ज्यादा एसिडिक कौन है, which is more acidic? Yes, so we can see that यहाँ पे अब आप लोग फिर से, थोड़ी देर पहले मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई थी, ये है sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये sp3 नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज. सो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा sp3 नाइट्रोजन से, राइट, and negative charge on more electronegative atom, negative charge on more electronegative atom is what, more stable. So हम क्या बोल सकते हैं, this is more stable conjugate base, ये ज्यादा stable conjugate base है और ये कम stable conjugate base है. तो ज्यादा acidic कौन हो गया, इथाइन, alkyne. So this is the alkyne. In fact, terminal alkyne, जहां से आप H plus निकाल रहे हो, terminal alkyne. So याद रखना, terminal alkynes are more acidic than ammonia. Terminal alkynes are more acidic than ammonia. या alkynes जिनमें हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, alkynes जिसमें हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, दे आर मोर एसिडिक देन अमोनिया. ठीक है, having terminal hydrogen are more acidic than ammonia. ठीक है, is it clear class? Okay, next. So we have compared so many acidic strength of different molecules. यहाँ पे कुछ आपके हाइड्रोजन हलाइड्स लिए, फिर अल्काइन लिया, अमोनिया लिया. Now, if we compare, this is A, this is B. So can you all compare the acidic strength now? Can you all compare the acidic strength?
सो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस अगर हम दोनों का बनाते हैं तो क्या होगा, H प्लस निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया दोनों से, क्या बन जाएगा, इट विल बी Cn माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑन sp कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन sp कार्बन, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है सेम एलिमेंट पे, एज वेल एज उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नेगेटिव ऑन same element, that is carbon, as well as both the carbons have the same hybridization. So अब उसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी या माइनस आई कार्बन से तो ज्यादा ही होगा ना, देयरफॉर ये क्या करेगा, ये यहाँ से और स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा, एज अ रिजल्ट ये नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज ज्यादा करेगा, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू कार्बन। सो दिस इज योर मोर स्टेबल conjugate base, this is your less stable conjugate base, right? So that means which is more acidic, कौन ज्यादा acidic हो गया, HCN hydrogen cyanide is more acidic than ethyne, ठीक है, ओके। Similarly, if you have, let's suppose if you have what, मान लो अगर आपके पास है CH triple bond CH, this is A, CH2 double bond CH2, this is B, and then you have CH3 CH3। मान लो आपको इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, सो व्हिच इज द मोस्ट एसिडिक, कौन बताएगा व्हिच इज द मोस्ट एसिडिक, if we make the conjugate base of each of these cases, it will be minus H plus निकाल दिया, H plus निकाल दिया, यहां से एक H plus निकाल दिया, ठीक है। नाउ कॉन्जुगेट बेस आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप देखो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन है, राइट, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन इटसेल्फ, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जो है इट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज कि नेगेटिव चार्ज क्या सेम एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है, सो इन ईच ऑफ दीज केसेस द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सेम एलिमेंट, दैट इज कार्बन कार्बन कार्बन। उसके बाद अगर एलिमेंट सेम हो तो पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, यहाँ पे sp कार्बन, राइट, दिस इज योर sp2 कार्बन, और ये क्या है sp3 कार्बन है, sp अगर आप ऊपर से भी देख सकते हो ये कार्बन क्या था, sp कार्बन है ना, ये sp2, दिस इज sp3। सो सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर किसमें होता है, sp में होता है, and therefore this is most electronegative and this is least electronegative. So negative charge is more stable on more electronegative atom, right? Negative charge is more stable on more electronegative atom. So that means यहाँ पे सबसे ज्यादा stable होगा ना ये, so this is your most stable conjugate base and this one is your least stable conjugate base. So that means कौन सबसे ज्यादा acidic हो गया, terminal alkyne, then your alkene, then your alkane. Is it clear, class? ठीक है, okay. Now we'll be moving on to the basic strength.
ओके। Now let us see basic strength. सो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है। बेस के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर या लोन पेयर डोनर। ठीक है। सो बेस के लिए क्या बनाना है? बेस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट एसिड। we'll have to form conjugate acid. And this will give us BH plus. ये बन गया आपका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करेंगे? देखो बेसिक स्ट्रेंथ, बेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी लोन पेयर को डोनेट करने की, वो उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है। मोर दी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, मोर विल बी दी बेसिक स्ट्रेंथ। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी मतलब जितना इजीली कोई स्पीशीज लोन पेयर को डोनेट करेगा या जितना ज्यादा वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, जितना इजीली वो डोनेट कर रहा है, जितना ज्यादा वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो उतना अच्छा बेस होगा। या हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट एसिड की, एंड कॉन्जुगेट एसिड हम कैसे बनाएंगे? H प्लस दे करके, राइट। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड जो है वो आपका क्या है? कटायन है। The conjugate acid is what? जनरल केसेस में आपका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? कटायन होगा। तो यहाँ पे देखो जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कटायन है, एंड कटायन इज व्हाट? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय। कटायन किससे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज से? It is stabilized by electron withdrawing or electron donating, right? So this is stabilized by electron donating species. Okay, so this is stabilized by electron donating species, that is plus I. तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज या ग्रुप्स के ऊपर, जो प्लस आई वाले ग्रुप्स होंगे। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। या हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। जितना इजीली आपका मॉलिक्यूल लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ उस मॉलिक्यूल का होगा। एंड बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी हम देयर इज अ कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? केबी बोलते हैं, केबी। ठीक है। सो केबी इज व्हाट? केबी स्टैंड्स फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी। सो दैट मींस बेसिक स्ट्रेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू केबी। जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा केबी, है ना? या केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ज्यादा। एंड केबी इज आल्सो रिलेटेड टू पीकेबी। पीकेबी से ये भी रिलेटेड होता है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया केबी के बेसिक स्ट्रेंथ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी. So pKb is what? pKb is minus log base 10 of Kb. तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब वही हुआ कि Kb जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा।
pKb जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा. ओके ओके. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ. चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया दैट इज योर, ये एग्जांपल बोल दें, मैंने लिया है सामने अमोनिया, ठीक है, एंड आई हैव टेकन मिथाइलमीन CH3NH2. आपको कंपेयर करना है इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ. यू हैव टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ. सो आउट ऑफ दीज टू व्हिच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक. ठीक है, सो अभी मैंने क्या बोला, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर. लोन पेयर डोनर जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा. या तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो. देखो बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो आप, या तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो विच एवर यू वांट टू फॉलो. या तो आप क्या देख लो कि लोन पेयर ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है, या दूसरी चीज आप कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो लोन पेयर यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन. यहाँ पे भी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन. यहाँ पे दिस इज NH3, हाइड्रोजन का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, बट CH3 का क्या होता है, +I होता है. तो CH3 अगर +I लगाएगा तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, और +I से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई सो दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये और ज्यादा डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट. सो दिस कैन डोनेट मोर. ये ज्यादा डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, ये कम डोनेट करेगा. सो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, जो ज्यादा इजीली डोनेट कर रहा है, वो क्या होगा, दैट विल बी मोर बेसिक. सो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, अकॉर्डिंग टू द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी. बट वी कैन इवन सॉल्व दिस बाय कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी. तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं. पहले कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा. सो इफ वी मेक द कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाना होता है, वी हैव टू ऐड प्रोटॉन H+. ये स्पीशीज जो प्रोटॉन लेगी, जब आपने H+ दिया तो ये क्या बनाएगा, NH4+. सो दिस विल बी फॉर्मिंग NH4+, राइट. So this is forming NH4+. और इसका क्या बनेगा, CH3NH3+. ठीक है, so this is the conjugate acid and this is the conjugate acid. तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करो, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से. अनदर मेथड, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी. सो अभी बता दो, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखनी है. यहाँ पे क्या है, कटायन है, और यहाँ पे भी कटायन है. कटायन किसके ऊपर है, नाइट्रोजन. पॉजिटिव इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. सबसे पहले एलिमेंट चेक करो, पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो. अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे है तो देन उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो. दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3. दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3. नाउ व्हाट एल्स यू हैव, अलग चीज क्या है, इसमें आपके पास प्रेजेंट है CH3. CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I. सो +I टायन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा, +I will stabilize cation or destabilize cation. It will stabilize this cation, है ना. +I cation को stabilize करता है. So this is your more stable conjugate acid. This is your less stable conjugate acid. So जितना stable conjugate acid होगा, right, जितना stable conjugate acid होगा, corresponding molecule जो होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा. So again, which is more basic, methyl amine is more basic than ammonia. This is your ammonia. ये क्या है, अमोनिया. और ये क्या है, अब तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है ना. दिस इज मिथाइलमीन. मिथाइलमीन इज द कॉमन नेम. मिथाइलमीन इज द कॉमन नेम. IUPAC क्या हो जाएगा, मीथेनमीन.
IUPAC is methenamine. So which is more basic? Methenamine. So आपने किसी भी कॉन्सेप्ट से निकाला, चाहे लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी या कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, दोनों से सेम आंसर आ रहा है दैट methenamine is more basic than ammonia. I hope that's clear to all of you. ठीक है. एक्चुअली देखो, मैंने पहले वाले मेथड में ये जो इस कॉन्सेप्ट से, लोन पेयर डोनेटिंग कॉन्सेप्ट से क्या बताने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे NH3 और यहाँ पे CH3NH2, मतलब वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो ज्यादा डोनेट करेगा, जो इजीली डोनेट करेगा, है ना, जो डोनर होगा, जितना अच्छा डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस है, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस है. यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, खाली इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास खाली इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो यही डोनर हुआ ना, ये डोनर हुआ. अब जरा आप यहाँ पे देखो, तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप आ गया, और मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई लगाता है. प्लस आई की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. एंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इसके पास, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये ज्यादा अमीर है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो ज्यादा अमीर होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा ना, जो गरीब है वो कैसे डोनेट कर सकता है. सो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, दैट मीन्स ये ज्यादा डोनेट करेगा, और जो ज्यादा डोनेट करेगा, राइट, जितना अच्छा लोन पेयर का डोनेशन होगा वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा. So this is something I have solved by this lone pair donating tendency. Otherwise you can solve directly by conjugate acid की stability, किसी एक मेथड से कर लो. Is that clear, class? Moving ahead with the next, some other questions. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं. Okay, so let us see some more examples or questions, whatever we say. Now I am taking I am taking CH3 CH2 NH2. ठीक है, this is molecule A. Then I am taking CH3 CH NH. Then I am taking CH3 C triple bond N. चलो सबसे पहले देखो डोनर कौन है, सबसे पहले देखो डोनर कौन है. ठीक है, so you have to compare the basic strength of these three different molecules. ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए. सो क्या हो जाएगा, या तो आप लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी देख सकते हो, या तो आप सिंपली क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी. सो अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, H प्लस आप इसको दोगे तो ये क्या होगा, H प्लस लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस. सो दिस विल कन्वर्ट टू NH3 प्लस. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CH3 NH2 plus, and this will convert to NH plus. Can you all just try? तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, the charge is present on nitrogen, nitrogen, nitrogen. सबसे पहले तो चार्ज ऑन द सेम एलिमेंट, उसके बाद क्या चेक करना होता है, अगर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज sp3 नाइट्रोजन, दिस इज sp2 नाइट्रोजन. ठीक है, एंड दिस वन इज sp नाइट्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्या होगा, sp electronegativity of sp nitrogen is greater than sp2 nitrogen, it is greater than sp3 nitrogen. So the positive charge on more
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा? मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? लेस स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा, इट इज लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है, सो दैट मीन्स दिस इज लेस बेसिक, and this is positive charge on more less electronegative atom. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? The positive charge on less electronegative atom, so this is more stable. So this is more stable क्या? Conjugate acid. This is less stable conjugate acid. More stable conjugate acid होगी तो basic strength क्या होगा? ज्यादा होगा. So this is more basic या most basic बोल सकते हैं ना, most basic. And this is least basic. ठीक है? So this is most basic, this is least basic. So the basic strength का order क्या हो गया? A most basic, then B and then C. ठीक है? Is that clear? Right? ठीक है? तो चलिए अभी आप लोग क्या बोल सकते हैं? एक चीज और क्या याद रखिए, एक और चीज क्या याद रखनी है, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या नोट करना है? दैट ये नाइट्रोजन को देखो, ये sp3 नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन को देखो ये sp2 है ना, और ये नाइट्रोजन को देखो ये sp है। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ मतलब kb, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब kb, राइट? सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है sp3 नाइट्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2 नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू sp नाइट्रोजन। ये चीज याद रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो sp3 नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, दैट मींस sp3 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है ना, सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा पकड़ के रखेगा ना, वो देना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए ये वाला नाइट्रोजन जो है ना वो सबसे कम डोनेट करेगा। सो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दैट वी कैन सी इज कि sp3 नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp नाइट्रोजन। ठीक है? क्लियर क्लास? ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। Let's suppose if we have what we can have ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि जीओसी में ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, इंडक्टिव इफेक्ट, ये पूरे ऑर्गेनिक में चलता रहेगा, थ्रू आउट ऑर्गेनिक ये चलेगा। एंड देयरफॉर जिन लोगों को यहाँ पे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स उनकी पूरी ऑर्गेनिक गायब हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, हवा नहीं लगने वाला फिर उनको आगे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है? सो आई हैव दीज टू मॉलिक्यूल्स विच इज A and B. We have to compare the acidic strength. ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा अगर आपने दोनों का कॉन्जुगेट एसिड बनाया,
and here in this case. So out of these two, which is more basic? Yes, B is more basic than A, and हम वो देख सकते हैं. ये conjugate acid, ये है conjugate acid. यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज सेम एलिमेंट नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज सेम एलिमेंट नाइट्रोजन पे. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक करो. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2. इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3. सो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पे sp3 मतलब s कैरेक्टर कम है. s कैरेक्टर कम का मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल. So this is more stable conjugate acid. This is less stable conjugate acid. Therefore ज़्यादा basic कौन हो गया? B is more basic than A. Is that clear? Very good. Next, let's suppose if we have a molecule which is this is A and this is B. चलिए बताइए, इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. बेस क्या होता है? बेस होता है लोन पेयर डोनर. बेस क्या होता है? बेस होता है लोन पेयर डोनर. ठीक है, बेस होता है लोन पेयर डोनर. अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस मॉलिक्यूल में अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप हाइड्रोजन किसको दोगे? क्योंकि लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास 2-2 है और नाइट्रोजन के पास 1 है. तो इसके पास लोन पेयर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा डोनेट कर सकता है, तो ये H+ लेना चाहेगा. राइट? इज दैट माय क्वेश्चन इज दिस कि आप अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो तो क्या बनाओगे? विल यू मेक लाइक दिस? ऑक्सीजन इसको H+ इसको दिया और इसमें अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो फॉर दिस मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली इसमें तो एक ही नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है. सो आप प्रोटॉन इसको ही H+ कहाँ जाके अटैक करेगा? इसी लोन पे जाके अटैक करेगा. राइट? सो आप जो कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे वो यहाँ बनाओगे. ठीक है? ठीक है. तो माय क्वेश्चन इज, क्या इस केस में आप कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे बनाओगे? बिल्कुल नहीं. H+ ऑक्सीजन पे जाके अटैक नहीं करेगा. कीप दिस थिंग इन माइंड. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है. क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. ऑक्सीजन अपने नो डाउट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और ये देना नहीं चाह रहा, कंजूस है तो अमीर बट देना नहीं चाह रहा क्योंकि कंजूस है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कंजूस हो गया यहाँ पे. ये बहुत स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहा है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी देने की टेंडेंसी कम हो गई. नाइट्रोजन having one lone pair but it is less electronegative, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांगली यहाँ पे अट्रैक्टेड नहीं है, तो वो इजिली लूजली हेल्ड है तो वो इजिली डोनेट हो सकते हैं. इसीलिए नाइट्रोजन जो है दैट इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कंपेयर टू ऑक्सीजन. याद रखिएगा ये चीज. ठीक है? सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्रोटॉन का डोनेशन होगा, बेस क्या होता है? बेस इज लोन पेयर डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो लोन पेयर डोनर की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कौन लोन पेयर डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा. रिमेंबर दिस थिंग, नाइट्रोजन विल डोनेट द लोन पेयर. एज अ रिजल्ट जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? नाइट्रोजन के साथ बनेगा
ऑक्सीजन के साथ नहीं बनेगा। सो हमने यहाँ पे दोनों के कॉन्जुगेट एसिड्स बना दिए, दोनों के कॉन्जुगेट एसिड्स बना दिए, राइट। नाउ व्हाट वी हैव, अभी हम दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। सो आउट ऑफ दीज टू कॉन्जुगेट एसिड्स व्हिच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब जरा चेक करो, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सेम एलिमेंट नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या आएगा, sp2 दोनों ही केस में, सॉरी देयर इज वन मोर हाइड्रोजन ना, मैंने एक हाइड्रोजन कम बनाया है यहाँ पे, sp3 होगा, एक और हाइड्रोजन होगा ना, एक तो हाइड्रोजन पहले से था और एक और जुड़ गया तो एक और हाइड्रोजन आएगा। सो दिस इज योर sp3, sp3 sp3, राइट। सेम एलिमेंट पे चार्ज, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक किया तो सेम। नाउ व्हाट इज दैट जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर करेंगे। अगर आप देखो नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपको याद हो अगर मैंने बोला था -I NH3+ का काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का -I बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना यहाँ से, राइट, ये यहाँ से खींच रहा है, तो दैट मीन्स इसके एडजेसेंट वाले ग्रुप्स तो इसको क्या दे रहे हैं, +I दे रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस है, यहां तक तो इसके पास कार्बन था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन भी क्या लगाएगा, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट कर देगा, ये यहां से भी -I लगाएगा, राइट। और यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सारे कार्बन ही हैं, तो ये तो इसको इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब इसको यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग +I मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से -I भी लगना स्टार्ट हो गया, देयरफॉर किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज्यादा प्रेजेंट है, बी में या ए में। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो गए, कम हो गए। सो पॉजिटिव या कटायन को कौन ज्यादा स्टेबल करता है, electron donating groups, so therefore this is more stable, and this is your less stable, so that means जो जितना ज्यादा stable conjugate acid बनाएगा उतना basic, so out of A and B which is more basic, B is more basic than A, B is more basic than A. Is that clear class? B is more basic than A. ठीक है, I just simply said that कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, हाइब्रिडाइजेशन सेम, बट इसमें आपका सिर्फ कार्बन कार्बन वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि +I दे रहा है, इसमें कार्बन कार्बन तो लगे हैं बट उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन -I भी लगाएगा, तो इसका मतलब +I ज्यादा किसमें, -I और +I दोनों लग रहा है ना, -I और +I दोनों लग रहा है, तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे इसमें कम हो जाएंगे, और इसमें तो सारे ग्रुप्स +I वाले हैं, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, एंड कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसमें ज्यादा है तो कटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज्यादा स्टेबल का मतलब कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, देयरफॉर दिस इज मोर बेसिक, देयरफॉर दिस इज मोर बेसिक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर में हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या था रेजोनेंस, तीसरा क्या था हाइपोकॉन्जुगेशन, राइट, हाइपोकॉन्जुगेशन, देन I said that ortho effect पढ़ेंगे। So here we are ending your inductive effect and now we are going to start with another electronic effect जो कि काफी important होता है, which is your दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है that is your resonance।
रेजोनेंस या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट इफेक्ट, और वी कैन से डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट और कॉन्जुगेट इफेक्ट और डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस टर्म आप लोगों ने सुना होगा, राइट? रेजोनेंस टर्म आप लोगों ने सुना होगा। सो रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस? And how was this concept like came into existence? तो सबसे पहली चीज तो आप लोग ये याद रखिए दैट रेजोनेंस जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक। नाउ I'm just telling you something related to benzene. देखो, अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो डिड्यूस किया गया या जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर इसका सोचा गया, वो या तो सोचा गया कि दिस इज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या ये हो सकता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को लेके चलूं बेंजीन के, तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखिए तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको क्या चीजें दिख रही हैं कि बेंजीन के पास दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए। बेंजीन के पास दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, आइदर यू कंसिडर स्ट्रक्चर ए और यू कंसिडर स्ट्रक्चर बी। बेंजीन के पास दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एज वेल एज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, राइट? यू कैन वेरी क्लियरली सी, अगर मैं इसको मार्क कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको भी दोनों स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी एक्चुअली मैंने सेम ही बना दिया है, दोनों स्ट्रक्चर्स सेम बना दिया है, पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज कर दी है ना, इट इज लाइक ये। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई कंसिडर, अगर इसमें भी इसी कार्बन, सेम कार्बन को 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया, so either I consider the structure of benzene to be as A और B। दोनों में आप एक चीज देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, एक तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दूसरा जिसमें कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इफ A is the structure of benzene और B is the structure of benzene, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बेंजीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ्स मिलनी चाहिए थी, है ना? बेंजीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ्स मिलनी चाहिए थी। बॉन्ड लेंथ एक तो मिलनी चाहिए थी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इट शुड बी अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम, और एक बॉन्ड लेंथ जो हमें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए थी अराउंड 1.34 एंगस्ट्रॉम। आपको पता ही होगा ना कि सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। ठीक है, सो if A is the structure of benzene और B is the structure of benzene, we should get two types of bond length in benzene, या bond energy भी दो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो ये हमारी एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ थी, जो कि हम सोच रहे थे अकॉर्डिंग टू दीज टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन, इफ दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट देन एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ बेंजीन में ऑब्जर्व की गई, बॉन्ड लेंथ विच वाज फाउंड in for benzene experimentally, that was around 1.40 angstrom। ठीक है, वो 1.40 एंगस्ट्रॉम के अराउंड पाई गई थी। दिस वाज एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड। अब तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो कुछ लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया?
हम अगर बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर्स को मान के चल रहे हैं कि ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी। बट जब एक्सपेरिमेंटली हमने बेंजीन के लिए बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या देखने को मिला कि बेंजीन में सिर्फ एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। बेंजीन हैज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड जो कि 1.50 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया। और अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये ना ही सिंगल बॉन्ड की वैल्यू है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ना ही डबल बॉन्ड की वैल्यू है। इट इज समवेयर इन बिटवीन single bond and double bond and the bond length is in between single and double, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच की थी वैल्यू। दैट मीन्स कि बेंजीन में जो बॉन्ड पाया जा रहा है ना ही वो पूरी तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो पूरी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स वो जो बॉन्ड है वो समवेयर इन बिटवीन सिंगल एंड डबल के बीच में है। तो इस तरह के बॉन्ड को हमने क्या बोला, पार्शियल। दैट मीन्स उसमें ना तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, दोनों के बीच का है। इसीलिए हमने क्या बोला, दैट दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, आधा अधूरा, नॉट एग्जैक्टली आधा, इन बिटवीन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब एक बात बताओ, आप एक सिंगल बॉन्ड को तो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। आप एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां पे दो, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके आपने दो डबल बॉन्ड्स को दिखा दिया। बट जब आप पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाओगे, बॉन्ड जो कि ना ही पूरी तरह से सिंगल है ना ही पूरी तरह से डबल है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाओगे? हाउ आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट, राइट? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये तो आई मीन दिस इज नॉट समथिंग जो कि हम पेपर पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं। देयर कम्स इनटू पिक्चर अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। सो रेजोनेंस आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इस तरह के पार्शियल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ क्या है, दैट इज जो जितने भी स्ट्रक्चर्स इसमें हम बोलते हैं कि दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दोज आर दी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। वो रियल में ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से इज दैट रेजोनेंस जो है इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहली चीज, रेजोनेंस is a hypothetical concept, ठीक है। रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। एंड देन सेकेंड चीज, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपके किस चीज को एक्सप्लेन करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड या पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर्स को, ठीक है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है। एज वेल एज दिस इज अ स्टेबलाइजेशन फिनोमेना, it is a stabilization phenomena, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो बेंजीन का हमने एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर सोचा था जिसके अकॉर्डिंग हमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी। बट जो रियल स्ट्रक्चर था वो क्या था, जिसमें सिर्फ एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ थी और वो इन दोनों के बीच में थी। इसीलिए जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ना ही पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड, इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये देखो, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर।
एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वही बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है, एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ मिल रही है सारे कार्बन्स के बीच में। आइदर यू कंसिडर C1, C2, C3, C4, C5, C6, सबके बीच में आपको सेम टाइप की बॉन्ड लेंथ मिल रही है। बट अगर आप इन दोनों को रियल स्ट्रक्चर मानते हो तो इसके हिसाब से C1, C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलना चाहिए, C2, C3 के बीच में डबल बॉन्ड। इसको अगर आप मानते हो इसका रियल स्ट्रक्चर तो C1, C2 के बीच में डबल बॉन्ड, C2, C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, राइट। सो दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस फिनोमेना को कंप्लीटली accurately explain नहीं कर पाते. So these are not the correct structures of benzene, real structures of benzene. These are just the structures which we are drawing on paper. ये सिर्फ hypothetical structures है जिनको हम पेपर पे बनाते हैं in order to explain the properties of that benzene या in order to explain the actual structure कि वो ये जो structure है वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है. So the actual structure or the real structure is a mixture of these two structures. और ये जो structures हैं जिनको हम पेपर पे बना रहे हैं जो कि hypothetical है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं resonating structures. So these two are your resonating structures. ठीक है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स से मिल करके, ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स से मिल करके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो रियल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है क्लास, रेजोनेंस हाइब्रिड, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया या फिर बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे बीच में जो गोला हम दिखा रहे होते हैं, दिस वे. Is that clear? So this resonance hybrid is what? This is the real structure जो कि actually exist करता है, और ये जो resonating structures हैं ये क्या है? ये आपके hypothetical structures हैं जो कि हम सिर्फ पेपर पे बनाते हैं. रियलिटी में मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के इस सारे प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो हाउ कैन वी डिफाइन रेजोनेंस? हाउ कैन वी डिफाइन रेजोनेंस? रेजोनेंस को हम बोल क्या सकते हैं? इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना इन विच वी कैन ड्रॉ two or more than two structures for a single species. ठीक है, अभी तो मैं आपको ऐसी डेफिनेशन दे रही हूँ, फिर बाद में मैं आपको एक लाइन की डेफिनेशन भी दूंगी. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट, मूविंग अहेड, resonance is a phenomena ठीक है, in which we can draw two or more than two structures for a single species. ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं सिंगल स्पीशीज के लिए. वो स्पीशीज आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है, कटायन भी हो सकती है, अनायन भी हो सकती है, फ्री रेडिकल भी हो सकती है. ठीक है, दैट स्पीशीज कैन इवन बी योर charged species as well as it can be neutral, it can be free radical. ठीक है, so that is what that is called as resonance. As I said that this is a hypothetical phenomena. And जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो सिंपली क्या होती है? डेफिनेशन डीलोकलाइजेशन, या उसके पहले हम लिखते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन. ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स.
complete delocalization of pi electrons is known as resonance. Is it clear? So this is the basic definition of resonance that I have given. And we'll proceed with the other application effects as well as resonance kaise hota hai in next lecture.